बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर नीबा सैयद है और मैं पेस के प्लेटफॉर्म से जो हमारा एंडोकास्ट का एक सिलसिला शुरू हुआ है उसको आपके साथ लेकर चल रही हूँ। हमारे पिछले सेशन में हमने फ़ीमेल इनफर्टिलिटी पे बात की थी और हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर अब्बास रज़ा थे। मैं उसी को आज कंटिन्यू करूँगी और आज फॉर्चुनेटली सर हमें फिर दोबारा से ज्वाइन कर रहे हैं। सर थैंक यू सो मच। माय प्लेजर जी। सर हमने पिछले हमारा जो सेशन था उस पे बात की थी फ़ीमेल इनफर्टिलिटी की। आपने हमें बताया था कि मेल फैक्टर्स भी हैं, फ़ीमेल फैक्टर्स में ही। उसको सर लेके हम दोबारा आगे चलना चाहेंगे। सर हाउ इम्पॉर्टेंट इज़ दिस कि जब आपके पास इवैल्यूएशन के लिए कोई भी पेशेंट आता है या कोई भी बात होती है तो उसमें एज अ कपल विज़िट किया जाए। क्या ये सिर्फ ये इनिशियल के लिए भी ज़रूरी है या जब टेस्टिंग हो तभी इम्पॉर्टेंट है? देखिए, इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो जो इसमें मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ फीमेल इनफर्टिलिटी स्पेशली इफ इट्स अ क्रॉनिक कुड आल्सो बी अ मेल फैक्टर। सो अगेन अगर मेल फैक्टर को मैं देखा जाऊँ, सो अगेन अनफॉर्चुनेटली हमारा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है इन्वेस्टिगेटिंग वन पर्सन एंड नॉट इन्वेस्टिगेटिंग द अदर पर्सन। मैंने आपको लास्ट टाइम ये भी बताया था कि 2+2 इन फर्टिलिटी केसेस वो 22 बनता है इंस्टेड ऑफ 4, बिकॉज अगर आप मेल फैक्टर को नहीं, ज़रूरी नहीं है कि कोई एब्सोलूट एबनॉर्मेलिटी हो। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू कैन डू इन मेल इनफर्टिलिटी which can help in the female which can actually compensate for some of the defects or the problems in the female infertility, और उसके बाद साथ लेके चल सकते हो। सो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो कपल का इन्वॉल्वमेंट हो, उससे दो चीज़ों का फ़ायदा होता है। जो आप बात कर रहे हो कि क्या उनको इकट्ठे आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, उसमें दो फ़ायदे। एक तो साइकोलॉजिकल सपोर्ट बहुत चाहिए होती है। फर्टिलिटी के केसेस में जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है उसमें यह है वी नीड टू रिड्यूस द स्ट्रेसर्स विच आर फोर्सिंग यू टू गो फॉर द फर्टिलिटी ट्रीटमेंट। फैमिली का प्रेशर, हस्बैंड का प्रेशर, सोसाइटी का प्रेशर। तो दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है इज़ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द कपल एज वेल, कि आप दोनों को एक दूसरे की, अगर किसी को प्रॉब्लम है तो उसको अगला बंदा समझ के उसके साथ लेके चले। तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो दैट कि जब आप फर्टिलिटी की बात करो, इट्स ऑलवेज गुड फॉर द कपल टू कम रादर देन द होल फैमिली कमिंग, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें इंटीमेट चीज़ें होती हैं जो कि कपल आप डिस्कस कर सकते हैं, फैमिली के साथ आना मुश्किल हो जाता है। सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रियलाइज द फैक्ट कि जी कपल की इन्वॉल्वमेंट, बिकॉज इट्स अ कपल मैटर, हैज़ टू बी डेल्ट विद अ कपल एज वेल। सो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसको साथ लेके चला जाए। एब्सोल्युटली। सर ये बताएगा कि जिस तरह हम फीमेल इनफर्टिलिटी पे बात करें, इज़ इट क्योरेबल? हम इस पे ये उम्मीद रख सकते हैं कि अगर प्राइमरी हो या सेकेंडरी इनफर्टिलिटी का इशू चल रहा है तो इट कैन बी क्योरेबल? सो अगेन मेरा मैसेज फॉर मोस्ट ऑफ द वुमेन इज़ दैट इनफर्टिलिटी इज़ नॉट समथिंग विच इज़ इनक्योरेबल। मतलब ऑब्वियसली अगर आपको फर्टिलिटी के इशू पड़ रहे हैं, कुछ तो इतनी माइन्यूट चीज़ें होती हैं या कुछ तो इतनी फिक्सेबल चीज़ें होती हैं जिनको आप थोड़ा सा फोकस करें और या थोड़ी सी इलाज करवाएं तो वो ट्रीट हो जाती है। नंबर 1। नंबर 2, क्योरेबल और इनक्योरेबल में जो एक और बड़ा मेजर फैक्टर होता है कि अगर कोई चीज़, अगर फर्टिलिटी, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि थायराइड की अगर प्रॉब्लम चल रही है, अगर आपकी फर्टिलिटी की प्रॉब्लम चल रही है बिकॉज ऑफ थायराइड, अगर उसमें आपकी प्रेगनेंसी हो भी जाती है, देन इट बिकम्स एन इशू एज फार एज आपकी प्रेगनेंसी को कैरी ऑन करने के लिए। सो फर्टिलिटी इज़ नॉट ओनली रिलेटेड टू गेटिंग प्रेग्नेंट, इट्स ऑल्सो रिलेटेड टू द फैक्टर्स विच कैन अफेक्ट द प्रेगनेंसी एज वेल। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू सॉर्ट थिंग्स आउट। मैं तो इसको बात को थोड़ा सा और एक्सटेंड करूँगा कि आफ्टर मैरिज व्हेन यू आर प्लानिंग फॉर फर्टिलिटी देयर आर सर्टेन ब्लड टेस्ट। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि एज अ कपल आपको अपने टेस्ट करवा लेने चाहिए। फॉर एग्जांपल आपको अपना थायराइड का स्टेटस पता होना चाहिए, आपको अपनी शुगर का स्टेटस पता होना चाहिए, और इसी तरह के अदर कोई और हार्मोनल इशू चल रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए, बिकॉज ये वो फैक्टर्स हैं जिसमें से आउटराइटली मैं आपको बता रहा हूँ, थायराइड का हो गया, प्रोलैक्टिन का हो गया, इवन फॉर डायबिटीज़ का हो गया, शुगर का हो गया, कि अगर आप प्रेग्नेंट हो भी जाते हो, अगर कपल, अगर इफ़ यू आर एबल टू कंसीव, इवन देन इट बिकम्स अ प्रॉब्लम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। सो ये वो बेसिक सी चीज़ें हैं जो कि इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है या नहीं है, आपको पता होना चाहिए। एंड देयर आर वेरी सेफ वेज ऑफ ट्रीटिंग दीज डिसऑर्डर्स विच आर वेरी, आई वुड से, क्योरेबल इन दिस कंडीशन। बहुत, इफ़ आई सी infertility cases of about 100, about
30 या 25% मैक्सिमम होंगे जो कि आर डिफ़िकल्ट टू ट्रीट और समटाइम इनक्योरेबल फॉर मल्टीपल रीजन, बट मोस्ट ऑफ वास्ट मेजॉरिटी ऑफ दीज केसेस आर क्योरेबल, ट्रीटेबल, एंड अगेन यू कैन कैरी ऑन विद योर फैमिली लाइफ आफ्टरवर्ड्स। सर, तो एक बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक आपने बात बता दी है। यहीं पे सर मैं पूछना चाहूँगी कि इज़ लाइफस्टाइल, वेट, ओबेसिटी, आर दीज इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल दिस? देखिए, जिस तरह मैंने पहले वाली बात की थी, एंड आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट है। गेटिंग प्रेग्नेंट इज़ वन पार्ट, मेंटेनिंग अ प्रेगनेंसी इज़ अनदर पार्ट। जो चीज़ हमने बात आज नहीं की है अभी तक, और जो कल पिछले एपिसोड में मैंने बात नहीं की थी, वॉज मिस कैरेजेस। यानी कि अगर आप प्रेगनेंसी हो भी जाती है तो इफ़ यू कैन कैरी दैट प्रेगनेंसी इन मंथ्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। और ये वो सारी चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हैं बिकॉज अगर आपको कोई अंडरलाइन कंडीशन है, थायराइड की प्रॉब्लम है, प्रोलैक्टिन की प्रॉब्लम है, आपको हाइपरथायराइडिज्म है, आपको शुगर की प्रॉब्लम है, जो आपने प्लान चेक ही नहीं करवाई, जो पता ही नहीं करवाई, इन चीज़ों की वजह से आप प्रेगनेंसी को कैरी भी नहीं कर सकते। सो ये दीज आर ऑल थिंग जो आप बात कर रहे हो, लाइफस्टाइल चेंजेस की, डाइट की, एक्सरसाइज की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिफोर यू गेट प्रेगनेंट, बिकॉज यू हैव टू, जिसको कहते हैं, यू हैव टू गेट रेडी फॉर अ कंडीशन इन विच यू विल बी कैरिंग अनदर लाइफ विद यू। सो दैट्स इंपॉर्टेंट। और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये वो चीज़ों को प्रिवेंट करती है, जिस तरह डायबिटीज़ हो गई, ब्लड प्रेशर हो गया, ये उन चीज़ों को प्रिवेंट करती है जो ना सिर्फ आपने बिफोर प्रेगनेंसी प्लान करके आगे चलना है, एंड अगेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी। ये बड़ा गलत कॉन्सेप्ट है कि आप प्रेगनेंसी के दरमियान में कम्प्लीटली एक्सरसाइज नहीं कर सकते। हाँ, देर आर कंडीशंस इन विच यू कैन नॉट एक्सरसाइज व्हेन यू प्रेगनेंट, बट रेस्ट ऑफ द टाइम यू कैन ईजिली एक्सरसाइज, यू कैन ईजिली डू लाइट एक्सरसाइजेज। अगर कोई इशू आता भी है तो उस अरसे के लिए आप बंद करके दोबारा आप स्टार्ट कर सकते हो। सर, आपने साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट पे बात की, इस पे मुझे आपका ओपिनियन चाहिए होगा कि हाउ मच this thing affect on the psychological health of the female, and do you think that they should get help from a certified psychologist या psychiatrist? आई ऑनेस्टली थिंक इन आर सोसाइटी अगर हमारे सिर्फ इर्द गिर्द के लोग थोड़े से पुल बैक हो जाएं, थोड़े से पीछे हट जाएं, तो हमारी आधी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम वैसे खत्म, बिकॉज दिस इज़ एन इशू दैट हस्बैंड एंड वाइफ कैन डील विद एंड देन गेट ओवर विद इट। बट अनफॉर्चुनेटली ये कहना आसान है, होना मुश्किल है। लॉट ऑफ द टाइम यू कुड गेट टू सी पीपल जो कि बहुत प्रेशर होता है। सो आई थिंक दैट्स वन पार्ट ऑफ इट। Getting a medical help and knowing why you're not getting pregnant is important, because 90% प्रॉब्लम तो आपकी वहीं सॉल्व हो जाती है ना। अगर आपको पता चल, अगर किसी जो भी कपल फर्टिलिटी वर्कअप में चल रहा है, अगर वो ये कहता है कि हमारी ये प्रॉब्लम है, इसका हम ये इलाज कर रहे हैं, इट बिकम्स मच मोर ईजियर कि आप उसका इलाज करते हैं। वो साइकोलॉजिकली वैसे ही रिलीफ मिल जाती है, अनलेस के फियर ऑफ अननोन कि पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, पता नहीं क्या इनक्योरेबल प्रॉब्लम है। जो इनक्योरेबिलिटी का जो एक सेंस है ना, वो दैट्स वेरी डिप्रेसिंग। सो अगेन, गेटिंग द राइट इन्वेस्टिगेशन, गेटिंग द राइट टेस्ट, गेटिंग द राइट डायग्नोसिस इज हाफ ट्रीटिंग हाफ द प्रॉब्लम। हाँ, इन सिवियर केसेस stress in itself can lead to issues related to infertility. So again, that's something that you can look into it, and that's something that you can अगर if you need a professional help, just like एक गायनकोलॉजिस्ट का एक रोल है, इसी तरह यूरोलॉजिस्ट का रोल है इनफर्टिलिटी में, साइकोलॉजिस्ट का भी रोल है, प्रॉब्ली इन वेरी फ्यू केसेस, बट देयर कुड बी अ रोल फॉर देम एज वेल। सो थैंक यू सो वेरी मच। फीमेल फर्टिलिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, एंड ऑब्वियसली इसके ऊपर बात करना भी बहुत ज़रूरी है। बिफोर मैं इसको टुवर्ड्स द एंड लेके जाऊँ, आईड लाइक टू आस्क यू फॉर अ फाइनल मैसेज हमारे व्यूअर्स के लिए। देखिए, इसमें जो नीबा, आई वुड लाइक टू गिव द ऑडियंस अ मैसेज, एंड ऑब्वियसली ऑडियंस में सिर्फ डॉक्टर्स ही नहीं हैं, इसमें एंडोक्रिनोलॉजिस्ट भी होंगे, गायनोकोलॉजिस्ट भी होंगे, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग अफेक्टेड होंगे इनफर्टिलिटी से वो भी होंगे। सो इसमें इंपॉर्टेंट बात, जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, as अब सब स्पेशलिटी, if I am an endocrinologist, if I am an gynecologist, if I am a urologist, we have to realize it's a team work. There are few things जो endocrinologist probably बेहतर तरीके से डील कर सकते हैं, and there are definitely few things जो कि gynecologist बेहतर तरीके से। So we need to realize कि हमने कहाँ स्टॉप करना है और कहाँ पे जिसको कहते हैं ना बैटॉन आगे पास करना है, ताकि वो बेहतर इलाज कर सके। तो ये तो मेरी अपनी अब स्पेशलिटी के लोगों से रिक्वेस्ट होगी। जहाँ तक जनरल पॉपुलेशन की ताल्लुक है, आई थिंक यू शुड ऑल्सो बी वेरी केयरफुल इन सेलेक्टिंग
एंड वर्किंग योर सेल्फ अप फॉर इनफर्टिलिटी। आपको पता होना चाहिए कि सिर्फ इनफर्टिलिटी का वर्कअप कब स्टार्ट करना है, नंबर 1, कितनी ड्यूरेशन से पहले करना है, उससे पहले स्ट्रेस नहीं लेना, नंबर 2, किसके पास जाना है ताकि वो आपको बेस्ट गाइड कर सके, नंबर 3, कब आपका टाइम आएगा जब आप अपने एक स्पेशलिस्ट से पूछें कि जी क्या अब आप ही मेरा इलाज करेंगे या फिर आपने किसी और को मेरे पास रेफ़र करना है जो कि मेरा बेहतर इलाज कर सके। सो ये स्टेप वाइज अप्रोच है। स्ट्रेस को कम करें, कपल की कंपैटिबिलिटी को आप ज़्यादा बढ़ाएं, क्योंकि एज अ कपल इफ़ यू टेक केयर ऑफ एन इशू विच इज़ रिलेटेड टू यू एज अ कपल, आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि आप उसको डील एक साथ करें और उसको कंबाइन एफर्ट में करेंगे। Unfortunately, male factors are commonly ignored, and I think this is something very important for all of us to know कि मेल फैक्टर्स वो होते हैं जो कि अमूमन इग्नोर होते हैं, अपने अनफॉर्चुनेटली उसको मिसलीड करते हैं और वो डायग्नोसिस को और ट्रीटमेंट को और डिले करते हैं। सो अगेन मेल फैक्टर को ज़रूर एवेलुएट करें whenever you're looking in the causes of infertility. So there is a male factor and a female factor that we need to take care of it. Thank you. So thank you so very much. फीमेल इनफर्टिलिटी के टॉपिक को हम यहाँ पे एंड करेंगे, ऑल्दो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर बहुत बोला जा सकता है, पर मेरा ख्याल है आज का जो हमारा टॉपिक डिस्कशन थी उससे आप लोगों ने ज़रूर कुछ ना कुछ फ़ायदा हासिल किया होगा। मैं यहाँ पे प्रोफेसर डॉक्टर अब्बास रज़ा को थैंक यू कहूँगी जिन्होंने अपना टाइम निकाला और हमें इतनी इंपॉर्टेंट बातें बताई। सर थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू। खुदा हाफिज़।